नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछाना शुरू हो चुकी है। वहीं भाजपा कांग्रेस के चुनावी युद्ध के बीच इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया, जिससे देवभूमि का विधानसभा चुनाव युद्ध त्रिकोणीय होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में हमेशा कांग्रेस और भाजपा में ही युद्ध देखने को मिलता है। कभी सत्ता कांग्रेस के पास जाती है तो कभी भाजपा के पास। लेकिन इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के समीकरण कुछ और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का बिगुल बजा दिया है। देवों की नगरी में दो पार्टियों में होने वाले युद्ध को इस बार त्रिकोणीय बना दिया है। तो इस बार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प होंगे। कांग्रेस हो या भाजपा या हो आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टी के पदाधिकारी नेता उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने का समीकरण लगाए बैठे हैं। कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मुकाबला किसी से न बताते हुए सत्ता हासिल करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस को दोनों पार्टियां मुकाबले से बाहर देख रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली का कहना है कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देगी। आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। अभी तक तो नहीं लग रहा। जिस तरीके से चैलेंज को स्वीकार किया था और बुलाया था, उसके बाद से समय और स्थान पता करा जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री उस बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं लगता कि वो 5 काम गिनवा पाएंगे। इतने दिन हो गए हैं, 5 काम तो 5 मिनट के अंदर गिनवा देने चाहिए थे अगर किए होते तो। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में आएगी और इस बार 2022 में 60+ सीटें लाने का हमारा लक्ष्य है। पार्टी 57 विधायकों की प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और आने वाले 2022 के इलेक्शन में हमारा लक्ष्य 60+ का है। अर्थात उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है। ये मानना बहुत आज की तारीख में लाजमी है कि कांग्रेस आपस के जो विघटन है उसका शिकार हो चुकी है। हर नेता अपने आप को बड़ा मानते हुए दूसरे को नीचा दिखाने में है और उनका संगठन समाप्त हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। यही चलता आ रहा है और भाजपा में वैसे भी जनता परेशान है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अभी पूरी तरीके से अपनी सरकार नहीं बना सकती। तो इसलिए जनता आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगी, तो अल्टीमेटली ही जनता पर ऑप्शंस मात्र कांग्रेस ही बचता है। कांग्रेस जो है बीजेपी से डायरेक्ट फाइट करती है और बीजेपी की भी कांग्रेस से रहेगी। तो एक साल एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, यही चला हुआ है। और अदरवाइज़ भी आपने देखा कि बीजेपी से इस वक्त बहुत त्रस्त है जनता, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि देव की नगरी उत्तराखंड में किस पार्टी का राज होगा या किस पार्टी का पत्ता साफ होगा। उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट। लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है। इसी कड़ी में पंजाब के सांसद भगवंत मान भी उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान कृषि कानून के विरोध में किसान यात्रा का आयोजन किया गया। आप सांसद भगवंत मान ने बताया कि किसान पिछले 1 महीने से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज न्याय किसान यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश के अन्नदाता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वह किसान न्याय यात्रा में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो उत्तराखंड पहुंचे सांसद भगवंत मान। तो इसी कड़ी में पंजाब के सांसद भगवंत मान भी उत्तराखंड पहुंचे और कृषि कानून के विरोध में किसान यात्रा का आयोजन किया गया। आप सांसद भगवंत मान ने बताया कि किसान पिछले 1 महीने से कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते आज न्याय किसान यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश के अन्नदाता के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वह किसान न्याय यात्रा में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए
वोटिंग भी नहीं करवाएगी, यस और नो के जरिए लेके आए हैं, जबरदस्ती लोकसभा राज्यसभा में पास करवाए गए, वोटिंग भी नहीं करवाएगी, यस और नो के जरिए जबरदस्ती काले कानून लाए गए। तब से पंजाब का किसान तो आंदोलित है, लेकिन पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया पूरे देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है। इतनी ठंड है, 50 से ज्यादा आदमी की जान जा कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खननकारी सरकारी जमीनों पर भी खनन करने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन खनन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही। इस मामले में एसडीएम ने कहा कि जानकारी मिली है कि अवैध खनन करने वालों ने सरकारी जमीन का कुछ हिस्सा खोद डाला है। इसकी जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है। हरिद्वार में रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने लॉकिंग टाइल्स रोड का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर सभासद राधेश्याम कुशवाहा ने बताया कि लॉकिंग टाइल रोड निर्माण का कार्य 3 जगहों पर प्रस्तावित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रस्तावित रोड विधायक निधि के द्वारा 40 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग हरिद्वार के द्वारा बनाया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से क्षतिग्रस्त हुई रोड पर स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन लॉकिंग टाइल रोड के बनने के बाद स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वहीं इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गली नंबर A6 शिवपुरम और A1 गली जो है उसके आसपास की सड़कें कुल मिलाकर लगभग 40 लाख की लागत से इन सड़कों का निर्माण राज्य योजना के अंतर्गत मेरे प्रस्ताव पर हो रहा है। और यहाँ के पार्षद जी, हमारे यहाँ के सभी प्रमुख कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, इन सब लोगों का और इस गली वालों का बहुत आग्रह था। और ख़ासकर जो हमारा ज्वालापुर से एक लिंक मार्ग है A1 वाला, तो वो भी इसी के साथ है। तो लगभग 40 लाख की कीमत से ये गलियों का निर्माण का कार्य होगा। और मैं समझता हूँ कि एक जो लिंक मार्ग हमारा ख़राब था ज्वालापुर जाने का, वो भी हमारा दुरुस्त हो जाएगा और लोगों को सुविधा होगी। हल्द्वानी में नए साल के मौके पर पुलिस बिना परमिशन के होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी आयोजनों वाली जगहों पर सूचना दे दी है कि कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए पार्टी या गैदरिंग समारोह का आयोजन न किया जाए। वहीं अगर इसके बावजूद भी होटल्स रिजॉर्ट्स में इस तरह के आयोजन की जानकारी मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे आयोजनों में नशे का भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा अब पुलिस सभी पर निगरानी रखेगी। तो हल्द्वानी में नए साल पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है और होटल्स और रिजॉर्ट्स में भी पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है और ये हिदायत दी है कि कोविड का पालन ज़रूर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो ख़ासतौर से जो दूर के रिसोर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज़ करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज़ से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टीज़ जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने आपसे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर के शुगर मिल में बीते दिनों किसानों का फायरिंग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ रहा। इस वीडियो में एक किसान गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में रुड़की सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मिल में 2 गांव के किसानों में गन्ना तौल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया था। परसों चीनी मिल पे लिबरहेड़ी और तितकी वालों के बीच में काफ़ी वहाँ विवाद हुआ था, केवल इस बात पर कि लिबरहेड़ी वालों का नंबर था गन्ना तुलवाने में, जबकि तितकी वालों का नंबर 4 घंटे बाद था। लेकिन वो लोग आके ज़बरदस्ती अंदर घुस गए, जिनको लिबरहेड़ी वालों ने जाने दिया। लेकिन जब अंदर वो लोग चले गए तितकी वाले, तो उसके बाद उन्होंने एक तमंचा वगैरह से फायर शुरू कर दिया। इससे किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन उसमें मुकदमा कायम हुआ है और तितकी वालों के 7 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ मौके पे और उसे तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसमें जिंदा कारतूस भी हैं और उसके द्वारा फायर भी किया गया।
वहीं सितारगंज के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी कंपनी ने ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कई लोगों से स्कीम के तहत लाखों रुपए लेकर उसे 3 गुना ज्यादा देने की एफडी बनाई है, लेकिन कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया है। वहीं गांव की मजदूर महिलाएं भी इस कंपनी के नाम पर ठगी का शिकार हुई है। पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। तो सितारगंज के नानकमत्ता थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक फर्जी कंपनी ने ग्रामीणों से लाखों रुपए की ठगी की है और पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कई लोगों से स्कीम के तहत लाखों रुपए लेकर उसे 3 गुना ज्यादा देने की एफडी बनाई है, लेकिन कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया है। वहीं गांव की मजदूर महिलाएं भी इस कंपनी के नाम पर ठगी का शिकार हुई हैं और पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। कोटद्वार में 2 जनवरी को सेना की भर्ती रैली होने जा रही है। सेना में भर्ती के लिए सभी युवा अभ्यर्थियों को कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी अपना कोविड टेस्ट कराने के उप जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर कोविड-19 टेस्ट की व्यवस्था न होने के कारण सेना में भर्ती होने आए युवाओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं जब अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि अचानक युवाओं की भीड़ देखकर सभी का टेस्ट करा लिया जाएगा। हमारे पास RT-PCR टेस्ट कराने की व्यवस्था है, लेकिन युवा इस RT-PCR टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। तो कोटद्वार में 2 जनवरी को सेना की भर्ती रैली होने जा रही है और सेना में भर्ती के लिए सभी युवा अभ्यर्थियों को कोविड-19 टेस्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर कोविड-19 टेस्ट की व्यवस्था न होने के कारण सेना में भर्ती होने आए युवाओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं जब अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर से पूछा गया तो उनका कहना था कि अचानक युवाओं की भीड़ देखकर सभी का टेस्ट करा लिया जाएगा और हमारे पास RT-PCR टेस्ट कराने की व्यवस्था है, लेकिन युवा इस RT-PCR टेस्ट कराने को तैयार नहीं है। ऋषिकेश के लीसा डिपो में मानव वन्य जीव वन पंचायत प्रबंधन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें फॉरेस्ट के अधिकारियों को वन्य जीवों के रेस्क्यू करने के हुनर और मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में बताया गया। साथ ही उनको यह भी बताया गया कि किस जानवर का किस तरह से रेस्क्यू करना है। इस बात से सभी वन्य अधिकारियों को अवगत कराया गया। वहीं DFO धर्मवीर सिंह मीणा ने बताया कि वन विभाग नरेंद्र नगर की तरह से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारतवर्ष के वन रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलाया गया है। देखो, ये 3 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें मीडिया सेंसिटाइजेशन भी एक अहम टॉपिक है। इस पर आज मीडिया बंधुओं से सभी से वार्तालाप हुआ कि उधर क्या समस्या है, देन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या समस्याएं हैं और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको बैठकर रिजॉल्व किया जा सके और एक बेहतर एक अच्छा मैसेज पब्लिक में जाए, सूचना भी अच्छी जाए और पब्लिक में जो भी वर्क वन विभाग कर रहा है वो सारे पहुंचाए जा सके। इस और पहल करते हुए इसमें एक सजेशन आया कि हर स्तर पर एक PRO हो, तो उसका एक सेल गठित, मीडिया सेल गठित किया जाएगा। उसमें एक PRO का रोल किसी जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है उसको दिया जाएगा और कम्युनिकेशन को मीडिया के साथ में बेहतर किया जाएगा। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेरीनाग में मानव मंदिर गुरुकुल और मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में गरीब लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य मंत्री फकीर टमटा उपाध्याय ने किया है। इस मौके पर उन्होंने संस्था को कंबल, शॉल, स्वेटर और स्कूली बच्चों को कॉपियां देने का काम किया। वहीं राज्य मंत्री ने संस्था दुरुस्त क्षेत्र में आकर लोगों को मदद करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि क्षेत्रों में कई जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। माननीय श्री टमटा जी मानव मंदिर में श्री गुरुदेव के चरणों में पधारे थे और उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे वहाँ कुछ सेवा के कार्य करें, तो गुरुदेव जी ने हमें यहाँ भेजा है और गुरुदेव जी की कृपा से हमने यहाँ एक टीचर के लिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो बच्चे उसमें कमज़ोर हैं और या घर से कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं,
उनके लिए एक टीचर की व्यवस्था मानव मंदिर मिशन करेगा। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, इस उत्तराखंड की देवभूमि में ऐसे महापुरुषों का आगमन हुआ। मैं यहाँ पर आज कंबल, गरीब लोगों को कंबल बांटे गए, बच्चों को किताबें बांटी गई, स्वेटर जैकेटें बांटी गई और चप्पलें बांटी गई। ऐसे गरीब लोगों की मदद आज हमारे इन महापुरुषों ने की है। इनका आगे भी उन्होंने कहा है कि हम एक इंग्लिश का टीचर देंगे, उसकी तनख्वाह हम देंगे, और लाइब्रेरी के बारे में भी कहा है। वहीं हरिद्वार के सिडकुल कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में सीओ सदर पूर्णिमा गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक निजी कंपनी में कुछ बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 450 किलो कॉपर और 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। इंटरव्यूइंग आई थी, इसमें एक नीलगिरी यहाँ पे कंपनी है करके, इसमें यहाँ पे आपकी लूट की घटना कारित की गई थी। तो इसमें सुगंधा धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। हिम क्रीड़ा स्थल औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी संख्या में पर्यटक औली का दीदार करने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से जोशीमठ मुख्य मार्ग से लेकर औली जाने वाली सड़क पर जाम लग रहा है। इससे पर्यटकों को घंटों तक जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने में लगा रहता है। पर्यटकों का कहना है कि औली आने से उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन में मौसम बदलने की आशंका जताई है। अगर औली में अगले दिन बर्फबारी हुई तो नए साल में काफी संख्या में पर्यटक औली पहुंचेंगे। वहीं स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं और पर्यटक के आने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। तो हिम क्रीड़ा स्थल औली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और भारी संख्या में पर्यटक औली का दीदार करने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से जोशीमठ मुख्य मार्ग से लेकर औली जाने वाली सड़क पर जाम लग रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।